हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं ये रिवीजन ऑफ इंडियन पॉलिटी। दिस इज़ रिवीजन सीरीज़ और मैंने आपको बहुत सारे जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, उसके बाद प्रियम्बल, उसके बाद DPSPs फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उसके बाद हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में रिवाइज़ किया प्रीवियस लेक्चर्स में। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है JKPSI पॉलिटी रिवीजन सीरीज़। अगर किसी का मिस हुआ है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम प्रेसिडेंट का रिवाइज करेंगे और अगर हो सके तो साथ साथ गवर्नर, क्योंकि आपको पता है जो काम प्रेसिडेंट करता है, जिस पोजीशन पे प्रेसिडेंट है नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उसी सेम वही एक कॉपी है किसकी, गवर्नर की, ठीक है। उनके सेम फंक्शंस है। अब आपको ये आगे जाके पता चलेगा जब हम रिवाइज करेंगे। और बाकी अगर किसी को भी कोर्स में जुड़ना है वो उसके लिए आप WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करिए और फिर जाके हमने रिसेंटली एक नया कोर्स लॉन्च किया है JKS 2023 का, और VLW का कोर्स भी चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है ये नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल पे होता है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में आता है। किसमें? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है। इट्स जस्ट अ रिवीजन, सो आई विल बी क्विक, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में आता है और ये किस पार्ट में आती है? पार्ट 5 में। सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स किस में आते हैं? पार्ट 5 में आते हैं, पार्ट 5 रोमन 5, ठीक है। शाबाश। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक डील करते हैं किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक डील करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। और आर्टिकल 55 डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सबसे पहली बात मैंने आपको प्रियम्बल के टाइम पढ़ाई थी, रिपब्लिक। इंडिया क्यों रिपब्लिक है? क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, यहाँ पे जो हेड ऑफ द मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम इलेक्ट करते हैं। वो कोई जो है हेरिडिटी मोनार्की नहीं चलती है यहाँ पे इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट। तो इसलिए इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है, ठीक। तो जो इसका इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली लोग नहीं डालते हैं वोट, अलबत्ता जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वोट डालते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसके लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और उसमें कौन कौन से लोग जो है वो वोट डाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इलेक्टेड MPs मतलब दोनों हाउसेज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा के, वो इलेक्टेड MLAs ऑफ स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेशन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। वहाँ के इलेक्टेड MLAs ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जैसे 2 यूनियन टेरिटरीज पहले थी, पौंडीचेरी और दिल्ली, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। जब इलेक्शन हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड वाले वोट डालते हैं। एक तो इलेक्टेड कौन? MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के और राज्यसभा के। उसके बाद इलेक्टेड MLAs जो कि स्टेट्स में होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है किसमें? यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली, पौंडीचेरी और जो है जम्मू एंड कश्मीर में जब इलेक्शन होगा। तो ये सारे लोग इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करते हैं किसका? प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा नॉमिनेटेड बंदे वोट नहीं करते हैं। जितने भी जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं 12 मेंबर्स, वो वोट नहीं कर सकते हैं। और जो अपर हाउस होता है स्टेट्स का, वो भी वोट नहीं करते हैं, ठीक है। शाबाश। अब अगर असेंबली कहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कंडीशन में होगी, डिसॉल्व की गई होगी, तो उस टाइम पे वो MLAs वोट नहीं करते। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की डिसॉल्व की गई होगी तो वो MLAs उस टाइम वोट नहीं करते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। अब जब ये वोट डालते हैं ना, डिफरेंट स्टेट्स से आए हुए होते हैं MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब डिफरेंट स्टेट्स के MLAs होते हैं, उनके वोट्स की वैल्यू उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली होती है। क्यों? क्योंकि जो ये है प्रेसिडेंट है, इसमें जो होता है हर एक स्टेट की रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द ये होता है स्टेट। तो स्टेट हम यहाँ पे पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरे इंडिया को बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, उनके वैल्यू ऑफ वोट जो होगा ना हर एक स्टेट में इक्वल आना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हर एक स्टेट की।
इसीलिए ये फॉर्मूला रखी गई है, जो एक एमएलए का वोट होता है उसका एक फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू निकालते हैं। जो एमएलएज वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाई टोटल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट इनटू 1/1000। सारा हमने पढ़ा है, अभी बस रिवाइज चल रहा है, क्विकली आप इसको रिवाइज कर लो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाई टोटल इलेक्टेड एमएलएज इनटू 1/1000, ये फॉर्मूला है। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट डालता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, उसका वोट का वैल्यू क्या होता है? टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। ये फॉर्मूलाज है जिनसे हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वोट निकालते हैं। ये हमने क्यों रखे हैं? सो दैट कि जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, हर एक स्टेट में से हर पॉपुलेशन के हिसाब से जो है रिप्रेजेंटेशन आ जाए, और जब प्रेसिडेंट को हमें इलेक्ट करना हो वो हर एक का रिप्रेजेंटेटिव बने। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इसका होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने आपको पढ़ा है ये इन डिटेल, ये कैसे क्या होता है। आपको पता है एक लिस्ट जैसा होता है और उसमें बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे कम किसको आ गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम किसको दी गई है, फिर उसको एलिमिनेट किया जाता है, तो उसके वोट्स ट्रांसफ़र होते हैं बाकियों के। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिसनॉमर वोटिंग फॉर 1 सीट्स इंस्टेड ऑफ 2 और मोर सीट्स एंड नो सिंगल वोट प्लूरल वोट्स। आपको तो पता है, देखो जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है, वो इलेक्शन में आते हैं। फिर जब वोटिंग होती है वो कैसे होती है, हम प्रेफरेंसेस देते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है, सेकंड प्रेफरेंस किसको है, थर्ड प्रेफरेंस किसको है, ठीक है। फिर हम टोटल में देखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिली है, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिली है। ऐसे हिसाब से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट रखा हुआ होता है, उसी में वोटिंग होती है। मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा, ठीक है। इलेक्टोरल कोटा किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 + 1। देखो ये क्यों रखा गया, ये जो वाली फॉर्मूला जो है, प्रेसिडेंट को जो वोट आने चाहिए ना, उसके लिए भी एक कोटा रखा गया है, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे वोटर कैन इंडिकेट प्रेफरेंस 1, 2, 3, ठीक है। तो प्रेफरेंस दी जाती है इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फर्स्ट फेज में क्या किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस काउंटेड, किन किन कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, कैंडिडेट सिक्योर्ड कोटा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कोटा किसने सिक्योर किया, मतलब इतने वोट्स तो कम से कम होने चाहिए, तो उसके बाद उसको इलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट्स, अगर किसी ने भी फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं मिली है और कोटा नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंडिडेट सिक्योरिंग लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल्ड। जिसको सबसे कम मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस उसको कैंसिल करते हैं, एंड इज सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, और उसके जो सेकंड प्रेफरेंस वोट्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू की जाती है कि एक एक को कैंसिल हम करते हैं जब तक हमें पूरा जो है क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। एक तो कौन सा क्राइटेरिया, एक तो हाईएस्ट प्रेफरेंस किसको मिली है, उसके बाद वो कोटा उतने सारे वोट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं मिल रहे हैं हम फिर कैंसिल आउट करते हैं, जो जिनको लीस्ट मिला है फिर उनके वोट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो जब तक वो पूरा कंप्लीट हमें फुलफिल हो। अब अगर प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो वो उस पर कौन फाइनल ये वर्डिक्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट, और उसका वर्डिक्ट फाइनल होता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसके लिए वर्डिक्ट कौन दे सकता है, उसको फाइनल जो है कौन बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट, और उसका वर्डिक्ट क्या होता है, फाइनल होता है। वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज नॉट चैलेंजेबल। अब ये इस बेसिस पे कोई चैलेंज नहीं करेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो इलेक्टोरल कॉलेज है, क्योंकि आपको पता है कभी किसी स्टेट असेंबली जो है डिसॉल्व भी हो सकती है, तो आप इस बेस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी थी कि अभी फुल नहीं थे सारे, ठीक है। इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट एज डिक्लेयर्ड वाइड नॉट इनवैलिडेट
द एक्ट इज डन बाय हिम और हर। अब अगर किसी रीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये इलेक्शन है प्रेसिडेंट का कि ये नल एंड वाइड है, ये प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है, तो इसमें कुछ फॉल्ट था अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन अगर उसने तब तक कोई भी एक्ट किया होगा, कोई भी ऑफिशियली काम किया होगा, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता, आप ध्यान से सुन लीजिए, अब अगर इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके साथ हार्मनी नहीं रहती। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होके आता है, यहाँ से प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होके आता, इन दो के बिटवीन क्लैश हो जाता। डायरेक्ट इज कॉस्टली, और ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट होता है एक नॉमिनल हेड होता है ना, रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब एक नॉमिनल हेड के लिए हमें क्यों इतना पैसा खर्च करना है? नो नीड फॉर सिम्बॉलिक हेड, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है ये सिम्बॉलिक हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है। अब सिम्बॉलिक हेड के लिए इतना पैसा खर्च करना सही नहीं है। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमें आर्टिकल 58 बताता है। अब क्या होनी चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले, इसकी एज 35 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर लोकसभा एमपी, ये इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इक्वल टू जितनी लोकसभा एमपी के लिए है। नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 58 हमें क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। पहले तो इस इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ये लोकसभा एमपी के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, एंड इसके पास इसके पास नहीं होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई हेल्ड नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन इसको 50 इलेक्टर्स होने चाहिए, 50 लोग बोलने चाहिए कि इसको नॉमिनेट करो एज प्रपोजर्स, ठीक है, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो इसको देंगे नॉमिनेशन के टाइम, और फिर सेकंड। डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 15,000 इसको डिपॉजिट करना है आरबीआई में, शायद कि एसबीआई में इनको करना होता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। अब इनको 1/6 वोट्स अगर मिलेंगे, अगर इसने फिर जीता नहीं लेकिन 1/6 वोट्स मिलेंगे इसको, तो इसका जो है डिपॉजिट वापस मिलता है, अगर नहीं तो इसका जो डिपॉजिट है वापस नहीं मिलता है। अब इनको ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ओथ देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज। आर्टिकल 60 हमें प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बताते हैं। ओथ देता है इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज। आर्टिकल 60 हमें इसके लिए ओथ का बताते हैं। फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो ये क्या ओथ लेता है कि मैं अपना ऑफिस जो है ईमानदारी के साथ चलाऊंगा, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को क्या करूंगा, मैं डिफेंड करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, डिवोट टू वेलबींग ऑफ इंडिया, वेलबींग जो इंडिया अच्छी तरह काम करे उस पर मैं अपना पूरा अटेंशन दूंगा। तो यहाँ पे आपको अभी तक क्या समझ आया? देखो मैं एक बार फिर से बताऊंगी, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे? जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो भी तो लोगों ने चुने होते हैं, फिर इंटर्न वो वोट डालते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा में, वो वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालते हैं, ठीक है। और अगर किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई होगी, वो भी वोट टेक पार्ट नहीं करते हैं। और इनका जो वोट होता है ना, वो लिस्ट सिस्टम होता है, प्रेफरेंस सिस्टम। हम बोलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको हम देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक फार्मूला होती है, अगर इतने वोट्स आ गए तो ठीक है मैक्सिमम प्रेफरेंस, अगर नहीं हम देखते हैं सबसे कम किसको आ गए उसको कैंसिल करते हैं और उनके वोट्स को दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, ठीक। उसके बाद तो ओथ भी लेता है, और कौन देता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑल्सो, तो अगर एक्टिंग कभी हमारा प्रेसिडेंट नहीं होता है, फिर हम किसी को एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट रख लेते हैं, उसको भी ओथ लेना पड़ता है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस की क्या होती है? नॉट एमपी एंड एमएलए, अगर ये एमपी एमएलए है उसको रिज़ाइन करना है, ये नहीं रह सकता है वो। नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये कोई प्रॉफिट ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। एंटाइटल्ड ऑफिशियल रेजिडेंस, इसको एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिलती है जिसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं ना, राजभवन गवर्नर को मिलती है, राष्ट्रपति भवन जो है प्रेसिडेंट को मिलती है। मैंने क्यों बोला साथ साथ हम पढ़ेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट, क्योंकि इनकी फंक्शंस, इनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपस में, तो ईजी होता है पढ़ना। एमेलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस कैन नॉट बी डिमिनिशेबल ड्यूरिंग द टर्म, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट्स। देखो एक बार जो इनकी अलाउंसेस, सैलरी या बाकी प्रिविलेज है उसको कम नहीं कर सकते हैं, और
अगर इन्होंने कोई पर्सनल एक्ट भी किया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ हम इशू नहीं कर सकते। अगर इसने कुछ पर्सनल इसमें भी किया होगा तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसको एज अ प्रेसिडेंट जब ये होगा उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, आप प्रेसिडेंट को एवर अरेस्ट भी नहीं कर सकते हो, ना ही इम्प्रिजन कर सकते हो, ठीक है। अलबत्ता सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको 2 मंथ की नोट्स देनी है, पहले ही 2 मंथ पहले ही नोट्स देनी है। सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट करते हो, लेकिन आप प्रेसिडेंट जब काम कर रहा है आपका एज अ प्रेसिडेंट है कोई, आप उसको अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं कर सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उसके खिलाफ स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इवन अगर आपने उसने पर्सनल एक्ट में भी कुछ किया होगा। इवन जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा उसके लिए भी यही है। अब टर्म क्या है, टर्म है 5 साल, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अब अगर रिजाइन करना होगा प्रेसिडेंट को, वो रिजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। अच्छा, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होती है, इम्पीचमेंट वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से हम प्रेसिडेंट को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। और इम्पीचमेंट इसको कौन निकालता है, उसके लिए जो है पार्लियामेंट में पास होता है इम्पीचमेंट, ठीक है। दोनों हाउसेस पास करते हैं तब जाके प्रेसिडेंट को हम निकाल सकते हैं, ठीक। उसको रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, इंडिया में एक प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट हम कर सकते हैं उसी प्रेसिडेंट को, यहाँ पे प्रोविजन है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार आ सकता है, सिर्फ उसको एक ही बार री इलेक्ट कर सकते हैं, 2 बार आ सकते, 2 टर्म्स के। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, हम यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यूएसए में सिर्फ 2 बार आ सकते हैं इलेक्ट होके। इम्पीचमेंट रिमूव क्यों कर सकते हैं हम, प्रेसिडेंट को रिमूव किस बेसिस पे किया जा सकता है, अगर इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो डिफाइन नहीं करके लेकिन इतना लिखे, अगर इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, ठीक है। इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस, 2 में से कोई भी हाउस, लोकसभा हो राज्यसभा हो, 2 में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स की, इसको हमें इम्पीच करना है। उसके लिए चार्ज जो उस पर लगेगा ना, उसको साइन करना चाहे 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस, जिस जो हाउस इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग्स फॉर इम्पीचमेंट, उसके 1/4 मेंबर्स साइन करने चाहिए उस पर, ठीक है। और 14 डेज का नोटिस मिलना चाहिए, ठीक, प्रेसिडेंट को। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस टू पास अ रेजोल्यूशन, तो स्पेशल मेजॉरिटी से फिर उस हाउस जो है वो अगर रेजोल्यूशन पास करता है तो फिर जो चार्जेस उस एक हाउस ने लगाए ना, तो दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करता है उन चार्जेस को, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू अपियर एंड टू रिप्रेजेंट सच इन्वेस्टिगेशन, और उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम प्रेसिडेंट आ सकता है, पार्लियामेंट में बैठ सकता है वहाँ पे, ठीक है, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। इफ चार्जेस सस्टेन्ड एंड रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस फ्रॉम दैट डेट प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। अब अगर दूसरे हाउस ने इन्वेस्टिगेट करके ये साबित किया कि ये बिल्कुल सही चार्जेस इस पे लगे हैं, इसने ये किया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो और फिर उस हाउस में भी 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास हो गया वो रेजोल्यूशन, दैट मीन्स उस हाउस में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया रिमूवल ऑफ रेजोल्यूशन, उस डेट से प्रेसिडेंट हो जाएगा रिमूव, उस डेट से प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू बी रिमूव्ड, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। दैट मीन्स किसी भी हाउस में आप ये क्वेश्चन आता है, किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो आप ये, और जिस हाउस में इनिशिएट हो जाएंगी ना ये चार्जेस, उन चार्जेस में 1/4 ऑफ मेंबर्स उस हाउस की साइन करने चाहिए। उसके बाद उस हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास, 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और फिर दूसरा हाउस फिर इन्वेस्टिगेट करता है वो चार्जेस सही है उस पर जो लगाए गए, अगर वो चार्जेस सही निकले कि इसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसके बाद वो हाउस में भी स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से पास होना चाहिए रेजोल्यूशन, और अगर उस हाउस में भी पास हुआ, दैट मीन्स दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ, तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इम्पीचमेंट की। तो अब मैंने अभी क्या बताया, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो वो रिजिग्नेशन किसको देता है, वो रिजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, कुछ लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, कुछ लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन वो अपना रिजिग्नेशन किसको देता है, वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, क्योंकि देखो किसी को निकालना, ये तो जज करना है ना उसको इसने गलती की कि नहीं, तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। नॉमिनेटेड एमपीज पार्टिसिपेट, एमएलएज डू नॉट पार्टिसिपेट। आपने अभी देखा जब हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना था उस टाइम एमएलएज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पे आपको याद रखना है जब हमें रिमूव करना होता है प्रेसिडेंट को, उस टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, नॉमिनेटेड एमपीज, वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एमएलएज होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है इम्पीचमेंट के टाइम, लेकिन
अपॉइंट इलेक्शन के टाइम, प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम स्टेट्स का रोल होता है, एमएलएज का रोल होता है, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम कोई रोल नहीं होता है। अलबत्ता इलेक्शन के टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जब इम्पीचमेंट होती है उस टाइम उनका रोल होता है, वो वोट करते हैं उस टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे, ठीक है। अब वैकेंसी मुझे लगता है यहाँ तक आज इस लेक्चर में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे प्रेजेंट का बाकी पढ़ेंगे। ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है, क्विक रिवाइज कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ फिर हम गवर्नर का भी करेंगे, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।